वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फिज़िकल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है लिक्विड को वेपराइज करके उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होता है कि जैसे ही हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर उन वेपर्स को हम जो है एक कूलिंग सरफेस जिसे कंडेंसर कहते हैं उससे पास कराते हैं। उससे पास होने के बाद वो वेपर्स वापस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जो है दूसरी तरफ रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं कंडेंसर के बाद। तो मेजर अगर हम डिफरेंस देखें डिस्टिलेशन और एवापोरेशन के प्रोसेस में, तो डिस्टिलेशन में जो हमारे पास वेपर्स बन रहे थे ना, वो बॉइलिंग की वजह से हो रहे थे। मतलब हम जो है उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट प्रोवाइड कर रहे थे और फिर पूरे प्रोसेस में जो है वही हीट मेंटेन करेंगे जिस पे जो है लिक्विड बॉयल हो रहा है। जबकि एवापोरेशन में जो है ना, उसके अंदर हम हीट प्रोवाइड तो कर रहे होते हैं मगर वो बॉइलिंग पॉइंट जितनी नहीं होती, लो हीट पे या इवन दो रूम टेम्परेचर पे जो है एवापोरेशन हो रही होती है। इसके अलावा सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें, हमारे पास डिस्टिलेशन के अंदर जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है, वेपर्स जो बन रहे हैं ना, वो वेपर फॉर्मेशन पूरे लिक्विड के अंदर हो रही होती है। जबकि एवापोरेशन के अंदर सिर्फ जो है ना सरफेस के ऊपर वेपर्स बन रहे होते हैं। मींस सिर्फ जो लिक्विड का वहाँ पे सरफेस था वहाँ से वो वेपर्स निकलते हैं। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो डिस्टिलेशन में जो वेपर्स बन रहे थे उन्हें वापस कंडेंसर के थ्रू पास करके वापस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है रिसीवर में। जबकि एवापोरेशन में अगर देखें तो उसमें जो है वेपर्स को वापस कंडेंस नहीं किया जाता। मतलब वो जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जो है उसे कंडेंसर की मदद से वापस ऑब्टेन कर लेते हैं। कंडेंसर क्या है? ये हमारे पास ऐसा एपरेटस है जो कूलिंग सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। जो वेपर्स बन रहे थे उन्हें कूलिंग सरफेस देगा ताकि वो जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो कंडेंसर की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, सबसे पहला जो है ये ईज़िली क्लीन होने चाहिए कंडेंसर। मतलब ऐसा बना हुआ हो कि उसको हम जो है आसानी से क्लीन कर सकें। इसके अलावा ब्रोकन पार्ट जो है वो ईज़िली रिप्लेस किया जा सके। मतलब अगर कंडेंसर का कोई पार्ट टूट जाता है तो उसे वापस जो है चेंज किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। ये जो है कॉस्ट बचाएगा पूरे जो है उसकी कंडेंसर की, सिर्फ हम वो पार्ट जो है वो रिप्लेस कर दें। इसके अलावा मैक्सिमम कूलिंग सरफेस प्रोवाइड करे कंडेंसेशन के लिए, ऐसा कंडेंसर होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना कंडेंसिंग सरफेस जो है जहाँ से मतलब हमारा लिक्विड गुज़र रहा है, वो वेपर्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, गुज़र रहे हैं, तो वो जो है ना कंडेंसिंग सरफेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो है वहाँ से जो लिक्विड है वो गुज़रे तो वो जो है जल्दी से कूल हो जाए। और दूसरा वो अच्छा कंडक्टर हो हीट का। मीन्स वो जो सरफेस है जहाँ से वो वेपर्स गुज़र रहे हैं वो हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करता हो ताकि जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट उसे प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा वाटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कूलिंग के लिए, वो जो है कंडेंसर को जल्दी से लीव करे। अब डिफरेंट हमारे पास टाइप्स अगर देखें कंडेंसर की, एक लेबिक कंडेंसर होते हैं, लेबिक कंडेंसर इस तरह से हमारे पास कॉमनली जो यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा स्पाइरल कंडेंसर होते हैं, बल्ब कंडेंसर। इसके अलावा डबल सरफेस कंडेंसर, मतलब इसमें जो है दो हमारे पास सरफेस होंगे, वेपर जो है दो साइड से गुज़र रहा होगा। डिस्टिलेशन की अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहला सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ना लिक्विड वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है और फिर वहाँ से जो है वो कूलिंग सरफेस से होता हुआ कंडेंसर से वापस वेपर्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो है उन्हें लिक्विड को हम जो है रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एक स्टिल होगा जहाँ से हीटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा कंडेंसर होगा जो कूलिंग सरफेस प्रोवाइड करेगा, तीसरा रिसीवर होगा जहाँ जो लिक्विड बना वो कलेक्ट होगा। एप्लीकेशंस अगर हम देखें सिंपल डिस्टिलेशन की, मेनली यूज़ होता है ऑर्गेनिक लिक्विड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जब भी हमें जो है लिक्विड्स को सेपरेट करना हो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, तो उस कंडीशन में हम जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमें किसी ड्राई एक्सट्रैक्ट से अल्कोहल की रिकवरी करनी है तो मतलब वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है हमारे पास और उसके अंदर से हमें जो है अल्कोहल को रिकवर करना है, तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि इसमें जो है ना अलग अलग हमारे पास मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स जिनकी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हों, ठीक है, मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो तो वो अलग अलग फ्रैक्शंस बन जाएंगे। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। एग्जांपल हमारे पास जैसे अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल अब ज़्यादा वोलेटाइल है पानी से, तो इसलिए वो जो है जल्दी से एवापोरेट हो जाएगा जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे। पानी जो है वो बाद में आएगा, तो इसीलिए उनके जो है अलग अलग हम फ्रैक्शंस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल जो है वो, या उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टेम्परेचर कितने पे वो वेपराइज हो रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे हम जो है उनके अलग फ्रैक्शंस बना सकते हैं। एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो दो मिसिबल लिक्विड्स जिनकी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हो उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की अल्कोहल और वाटर की, तो दोनों की जो है अलग अलग पॉइंट पे वो जो है बॉयल हो रहे होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जो है ना वो यूज़ होती है जब भी दो इमिसिबल लिक्विड्स हमारे पास हों, ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया वो तो हमारे पास मिसिबल लिक्विड थे, मगर जब भी दो इमिसिबल लिक्विड होंगे तो उस कंडीशन में हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। इमिसिबल लिक्विड और वाटर जो है ना वो अलग अलग बॉयल होंगे, कि इमिसिबल लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, तो हाई टेम्परेचर्स पे जो है ना उन्हें हमें बॉइलिंग करनी पड़ती है। मगर जब उनके अंदर ऐसे स्टीम पास कराई जाएगी ना, मतलब वो जो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है उसके अंदर से स्टीम पास कराई जाएगी उस लिक्विड से, तो वो जो है ना अपनी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पे जो है बॉयल हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर के साथ कोई भी हमारे पास एक इमिसिबल लिक्विड मौजूद है, नॉर्मली वो जो है ना पानी से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, मगर जब हमने उसके अंदर से स्टीम को पास कराया ना तो क्या होगा कि वो जो है ना बहुत कम अपनी जो है बॉइलिंग पॉइंट, इवन जो है प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से भी कम जो है उस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस, मतलब हम उसमें से जो है स्टीम पास करा रहे होते हैं। टर्पेंटाइन जिसकी एग्जांपल हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब वाटर के साथ हम उसे मिक्स करें और उससे स्टीम वाला प्रोसेस कराया जाए तो वो जो है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको जो है हम मतलब डिस्टिलेशन का प्रोसेस उसका 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं, इवन मतलब वो वाटर वाली बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे आ गया। डिस्टिलेशन अपरेटस के अंदर जो है स्टीम जनरेटर भी अटैच किया जाएगा क्योंकि स्टीम रिक्वायर्ड है। अब उसके दो होल होंगे, एक जो है सेफ्टी ट्यूब के लिए जिससे जो है पानी इस्केप कर सके, अगर एक्सेसिव प्रेशर उसमें अंदर बन रहा है तो सेफ्टी ट्यूब के थ्रू जो है पानी निकल जाए, क्योंकि स्टीम में अब स्टीम बन रही है वहाँ पे जो है प्रेशर भी जनरेट हो रहा होगा, तो अगर एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है तो वहाँ से जो है वाटर निकल सके। और दूसरा होल जो है ना वहाँ से जो है स्टीम फ्लो करेगी फ्लास्क की तरफ, जहाँ भी मतलब हमारा लिक्विड इमिसिबल लिक्विड्स मौजूद थे, वाटर और टर्पेंटाइन वाली जैसे एग्जांपल थी, या जो भी इमिसिबल लिक्विड मौजूद होंगे वहाँ तक जो है दूसरे होल के थ्रू स्टीम जारी होगी। उसके अलावा कंडेंसर और हमारे पास रिसीवर भी मौजूद होंगे, ये टोटल सिस्टम हमारे पास होगा। फ्लोरेंटाइन रिसीवर जो है ना स्पेशली डिज़ाइंड रिसीवर है जो ऑयल और वाटर को एक ही रिसीवर के अंदर मतलब कलेक्ट कर सकता है अलग अलग पोर्शन के अंदर। इसमें जो है हमारे पास मतलब रिसीवर स्पेशलाइज्ड टाइप का है, फ्लोरेंटाइन रिसीवर उसे हम कहते हैं, जिसमें जो है ऑयल और वाटर को सेम रिसीवर के अंदर अलग अलग पोर्शंस में कलेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन इसकी जो है वाटर इमिसिबल लिक्विड्स जिनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, एग्जांपल हमने जैसे टर्पेंटाइन की कही, उसके अलावा एनिलीन वगैरह, तो उसकी डिस्टिलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब भी हम वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करें क्रूड ड्रग से तो उसके लिए जो है ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल्स हमारे पास जैसे क्लोव है, यूकलिप्टस या एनाइस वगैरह है, तो इस तरह के जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उनमें से वोलेटाइल ऑयल जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। फोर्थ हमारे पास है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन।
अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लिक्विड जो है ना बॉयल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो उसके बाद जो है लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो नॉर्मली जो है ना, अगर उन्हें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर रखा जाए तो उन्हें जब तक बॉयल किया जाता है तो वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज़ होना स्टार्ट होते हैं। तो उनकी डिस्टिलेशन जो है ना हम कैसे कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर लोअर किया जा सकता है, मतलब उनकी बॉइलिंग पॉइंट को लोअर किया जा सकता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, अगर उनका प्रेशर जो है ना रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर है उस प्रेशर को रिड्यूस किया जाए। उस प्रेशर को रिड्यूस करने की वजह से जो है ना उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो जो है डिकम्पोज़ नहीं होगी। बॉइलिंग जो अंडर रिड्यूस प्रेशर होती है ना, तो इसकी वजह से डिस्टिलेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें वैक्यूम डिस्टिलेशन की, तो ये जो है थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस की डिस्टिलेशन के लिए यूज़ होता है। ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हीट पे डीनेचर या डिकम्पोज़ होंगे, तो उनकी डिस्टिलेशन के लिए जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन और ड्राइंग जब भी करनी हो हमें एक्सट्रैक्ट की, जो थर्मोलेबाइल एक्सट्रैक्ट हैं हमारे, उन्हें हमें कंसंट्रेटेड करना है या ड्राई करना है, तो उसके लिए भी जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन हो रही होती है हीट की वजह से, और वोलेटाइल प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं डिकम्पोजिशन के बाद, उन्हें कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट था उसे डिकम्पोज़ किया हीट करने की वजह से, फिर उसके बाद जो डिकम्पोज़ होने के बाद हमें वोलेटाइल प्रोडक्ट मिलेंगे ना डिकम्पोजिशन की वजह से, उसे कंडेंस करके वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस करेंगे।